केरल के अलापुझा में तिरुवनंतपुरम की ओर जा रहे एक ट्रक से कार की टक्कर हो गई। हादसे में कुल 5 युवकों की मौत हो गई। इनमें से 4 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक ने अस्पताल में अंतिम सांस ली। पुलिस के मुताबिक ये भीषण हादसा नेशनल हाईवे पर रात करीब 1:30 बजे हुआ। कार तिरुवनंतपुरम जा रही थी, तभी आंध्र प्रदेश से अलापुझा जा रहे चावल से लदे एक ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल एक युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतकों के शवों को मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु के अरकोन्नम में द्रौपदी मंदिर में क्रेन गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। दरअसल गांव के मंदिर में लोग एक उत्सव कार्यक्रम के लिए इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान क्रेन गिरी और हादसा हो गया। इसमें 4 लोगों की मौत के अलावा 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कहा जा रहा है कि क्रेन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं थी। फिलहाल ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। इन संचालक को हिरासत में ले लिया गया है। सिवान में 4 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है, जबकि 7 लोगों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजनों का आरोप है कि ये सभी मौतें शराब पीने से हुई हैं। पहले तबीयत बिगड़ी, बाद में अस्पताल में इनकी मौत हो गई। डीएम ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला साफ होगा। 2 व्यक्तियों के मृत होने की सूचना, कुछ लोगों के बीमार होने की सूचना प्राप्त हुई। तो हमारे अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस और सामान्य जिला प्रशासन, उनके द्वारा पूरी टीम लगा के वहाँ पे जाँच कराई गई है। जिला प्रशासन ने इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये घटना ओपी थाना क्षेत्र के बालागांव और भूपतपुर गांव की है। घटना की जानकारी मिलते ही सिवान के डीएम अमित कुमार पांडे बीमार लोगों से मिलने सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर जांच का आश्वासन दिया। अब प्रशासन को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगा कि इन लोगों की तबीयत कैसे बिगड़ी और मौत हुई। वहीं जिन 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो अवैध शराब के कारोबारी बताए जा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने एलएसी पर चीन से सटे इलाकों का आज जायजा लिया। जनरल मनोज पांडे ने तैयारियों और सुरक्षा के बारे में जानकारी ली। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने जवानों से भी मुलाकात की। उन्होंने सैनिकों के जोश की सराहना की और चौकस रहने को कहा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी के पास भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के करीब 1.5 महीने बाद जनरल पांडे ने ये महत्वपूर्ण दौरा किया है। इससे पहले 22 जनवरी को जनरल पांडे ने पूर्वी कमान के कोलकाता स्थित मुख्यालय का दौरा किया था। यहाँ उन्होंने अफसरों से अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में एलएसी पर भारत की सैन्य तैयारियों की समीक्षा की थी। अधिकारियों ने सेना प्रमुख को सैनिकों की तैनाती समेत सभी पहलुओं से अवगत कराया था। पूर्वी कमान अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम सेक्टर में एलएसी की निगरानी करती है। सेना एलएसी पर पूरी तरह से अलर्ट है। किसी भी हालात से निपटने के लिए एलएसी पर पूरी तैयारियां की गई हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। नेतृत्व राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार राजेंद्र। जमा देने वाली सर्दी के बीच भारतीय जवानों का जोश बहुत हाई दिख रहा है। शानदार झांकियां देखकर आपका मन भी खुश हो जाएगा। परेड दिल्ली के विजय चौक से शुरू हुई। परेड के चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। कई रास्ते बंद रहेंगे। आज परेड खत्म होने तक कर्तव्य पथ की ओर यातायात की इजाजत नहीं होगी। आज सुबह 9 बजे से लेकर परेड खत्म होने तक हेक्सागन इंडिया गेट से परेड के तिलक मार्ग पार करने तक यातायात बंद रहेगा। सुबह 10:30 बजे से तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और सुभाष मार्ग पर ट्रैफिक बंद रहेगा। सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक उद्योग भवन और केंद्रीय सचिवालय स्टेशन पर मेट्रो नहीं रुकेगी। भारतीय नौसेना में आज 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी वागीर शामिल हो गई है। इस मौके पर समारोह में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस पनडुब्बी वागीर को पूरी तरह भारत में बनाया गया है। इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में हुआ है। ये पनडुब्बी दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं है। इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में हुआ है।
वागीर दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं है। 47 मीटर लंबी 21 मीटर ऊंचाई वाली इस पनडुब्बी की पानी के ऊपर 20 किलोमीटर प्रति घंटे और पानी के अंदर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। एक साथ ही इसमें 50 से ज्यादा सेलर और नौसेना के अधिकारी ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही हथियारों की बात की जाए तो इसमें 16 टॉर्पेडोस, माइंस, मिसाइल सब कुछ लैस होगा। इस वागीर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस सबमरीन को दुश्मन अपनी रडार से पकड़ भी नहीं सकता। जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए सीमा पार से आतंकी लगातार अपनी कोशिशें कर रहे हैं। रविवार देर रात राजौरी के दस्सल इलाके में आईईडी बरामद किया गया। आईईडी मिलने की खबर पर इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सेना का बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और बम को निष्क्रिय कर दिया। सूत्रों के मुताबिक आईईडी का वजन करीब 1 किलोग्राम बताया जा रहा है। इससे पहले राजौरी शहर में आईईडी होने की एक सूचना मिली थी। इस महीने राजौरी में आईईडी मिलने की ये चौथी वारदात है। वहीं श्रीनगर के ईदगाह क्षेत्र में आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंक कर दहशत फैलाने की कोशिश की। इस घटना में एजाज नाम का एक शख्स मामूली रूप से घायल हो गया। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में जारी है। आज सांबा के विजयपुर इलाके से यात्रा की शुरुआत हुई। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की सुरक्षा अहम है, लिहाजा सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यात्रा गुरुवार शाम पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में दाखिल हुई थी। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली और उसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और ये कड़ी सुरक्षा अपराधियों के लिए घातक साबित हो रही है। रविवार को नोएडा पुलिस का गश्त के दौरान 3 अलग अलग इलाकों में बदमाशों के साथ एनकाउंटर हुआ और तीनों ही एनकाउंटर में पुलिस ने नामी बदमाशों को पकड़ लिया। पहला एनकाउंटर नोएडा सेंट्रल जोन के थाना फेज 2 में हुआ। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को बाइक से भागने के दौरान रोकना चाहा, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने 4 मोबाइल और 1 बाइक बदमाश के पास से बरामद की है। दूसरी घटना नोएडा जोन के थाना 58 की है। यहाँ भी चेकिंग के दौरान एक आरोपी ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने गोली चलाई तो गोली आरोपी के पैर में लगी। पुलिस को बदमाश के पास से 5 मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। देर रात नोएडा में हुए तीसरे एनकाउंटर में पुलिस ने शातिर बदमाशों के एक गैंग को गिरफ्तार किया है। बर्फ के पहाड़, बर्फ के पेड़ और बर्फ की सड़कें, जहां तक नजरें दौड़ाई ये सिर्फ बर्फ ही बर्फ। मानो कुदरत ने औली का सफेद श्रृंगार कर दिया हो। ऐसी खूबसूरत तस्वीरें तो सिर्फ पहाड़ों पर ही देखने को मिल सकती हैं। संकट में घिरे जोशीमठ से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद औली की खूबसूरती देखते ही बन रही है। पिछले कई दिनों से सैलानियों की कमी से जूझ रहा औली अब सैलानियों से गुलजार है। सड़कों पर मोटी बर्फ बिछी पड़ी है, लिहाजा गाड़ियों से पहुंचना मुश्किल हो रहा है। जो गाड़ी पहले से पहुंची है वो बर्फ की मोटी चादरों में समा चुकी हैं। पहले से पहुंचे सैलानी भी जहां के तहां फंसे पड़े हैं। हालांकि कुछ सैलानी अपनी अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल ही निकल पड़े। बर्फबारी का ये दौर अगले कुछ दिनों तक चलता रहेगा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कई इलाकों में बारिश तो कई इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में 23 जनवरी से बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है, जो कि 27 जनवरी तक चलेगा। कश्मीर घाटी में तो जैसे बर्फबारी ने कहर मचा रखा हो। सफेद बर्फ की मोटी चादरों से शहर के शहर ढक चुके हैं। ऐसा लगता है कि बर्फ के आगे पहाड़ों और पेड़ों की कोई हैसियत ही नहीं। इंसान बेबस है। लेकिन यह भी सच है कि बर्फबारी की वजह से घाटी की वादियों की खूबसूरती का कोई तोड़ नहीं है। सैलानियों के लिए मशहूर बडगाम की हालत भी खराब है। रात का तापमान -8.6 डिग्री तक पहुंच चुका है। घरों से लेकर सड़कों तक बर्फ का साम्राज्य है। आलम यह है कि स्थानीय लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। यातायात ठप हो चुका है। बर्फ को हटाने के लिए बीआरओ रात दिन काम में जुटा है ताकि ट्रैफिक को फिर से शुरू किया जा सके। गुरेज घाटी की एवलांच की भयानक तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ये एवलांच बांदीपुरा के गुरेज घाटी की तुलैल तहसील में हुआ था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह पहाड़ की चोटियों पर जमी बर्फ का बड़ा हिस्सा तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो सफेद बादलों ने जमीन पर धावा बोल दिया हो। एवलांच के दौरान लोगों में अफरा तफरी मच गई।
आर्थिक संकट में डूबा पाकिस्तान अब वाकई अंधेरे में डूब चुका है। देश में पहले आटा खत्म हुआ, फिर गैस और पेट्रोल का संकट आया और अब बारी बिजली की है। दरअसल पाकिस्तान के 4 बड़े शहर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा में बिजली गुल हो गई है। खबरों के मुताबिक सुबह करीब 7:30 बजे देश में बिजली गुल हो गई, जिससे कराची और लाहौर सहित प्रमुख शहरों में ट्रांसमिशन लाइनों में खराबी के कारण बिजली नहीं आई। पाकिस्तानी समाचार चैनलों के मुताबिक कराची के 90% जगहों पर बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई है। ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि सुबह नेशनल ग्रिड की सिस्टम फ्रीक्वेंसी कम हो गई, जिसकी वजह से बिजली सप्लाई पर असर पड़ा है। पाकिस्तान पहले से बिजली की किल्लत और लंबी कटौती का सामना कर रहा है। सरकार बिजली बचाने के लिए बाजारों को 8 बजे ही बंद करने का आदेश जारी कर चुकी है। लाहौर में मॉल रोड और दूसरे इलाकों में लोग बिजली कटौती के संकट से जूझ रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि वे मामले की जांच कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक ट्रांसमिशन लाइनों में तकनीकी खराबी के चलते सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और राजधानी में बिजली ठप हो गई है। मलबे में तब्दील हुई ये 5 मंजिला इमारत सीरिया के एलेप्पो की है। एलेप्पो में रविवार को अचानक ही एक 5 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। हादसा इतना अचानक हुआ कि कई लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिल पाया। हादसा होने के बाद तुरंत फायर ब्रिगेड और अलग अलग विभागों के लोग पहुंच गए। मलबे से लोगों को निकालने का काम भी तेजी से शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि इमारत में पानी का लीकेज होने की वजह से इमारत अंदर से कमजोर हो गई थी और अचानक भरभरा कर गिर पड़ी। बताया जा रहा है कि अब भी मलबे के अंदर कई लोग दबे हो सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके की कई इमारतें पहले ही युद्ध के कारण बमों और गोलियों की बौछार से कमजोर हो गई हैं। ऐसे में इस तरह गिरने का खतरा यहाँ कई इमारतों पर मंडरा रहा है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।